सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारी 7th क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास को, जो कि हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मध्यकालीन इतिहास को हम वो ही इतिहास पढ़ेंगे जो हरियाणा के एग्जाम में आता है, यानी कि हरियाणा से जो रिलेटेड होगा मध्यकालीन इतिहास, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास, लेकिन साथ के साथ हम थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम में तो आ ही सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। अरबों का आक्रमण, लेकिन ये हरियाणा से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारे एग्जाम, क्योंकि सेंटर जीके के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हम बेस बनाते हुए चलेंगे इस मध्यकालीन इतिहास का। तो सबसे पहले जो अरबों का आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था, जो कि पहला आक्रमण था। और किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था अब्दुल्ला के द्वारा। अब्दुल्ला ने किया था, जो कि भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण था। लेकिन जो सबसे पहला आक्रमण होया था जो 711 में, यो असफल आक्रमण रहा था, क्योंकि इसमें अब्दुल्ला को विजय प्राप्त नहीं हुई थी, जिसका अभी आगे डिस्कस करेंगे। 711 ईस्वी में ही दूसरा आक्रमण हुआ था, किसके द्वारा? बुदेल के द्वारा। और ये जो दोनों आक्रमण है ये असफल रहे थे, असफल आक्रमण रहे थे। और इस टाइम पे जो भारत पर जो सिंध क्षेत्र है जिस पर ये आक्रमण करेंगे थे, सिंध क्षेत्र पर, उस टाइम पर राजा कौन था? वो था दाहिर। लेकिन जो 712 ईस्वी में होगा, जो किसके द्वारा किया जाएगा वो आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो आक्रमण कराया जाएगा वो एक सफल आक्रमण रहेगा। किसके ऊपर किया जाता? दाहिर ही राजा हुआ इस टाइम पर, यानी कि राजा दाहिर के साथ युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम का, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी होते हैं, जो कि ये सफल आक्रमण माना जाता है। यानी कि 712 ईस्वी में भारत पर अरबों का जो सफल आक्रमण रहा था, किसके द्वारा किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया था। और जो मोहम्मद बिन कासिम है वो भारत में किस दर्रे से आया था? वो आया था खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे से भारत आया था मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा क्योंकि अरब व्यापार करया करते समुद्र के रास्ते, तो उनका एक जहाज गुम हो गया था, जिसका इल्जाम उन्होंने दाहिर पर लगाया था। और उस जहाज को लौटाने के लिए ही दाहिर को बोला गया था, और दाहिर ने उससे मना कर दिया था, जिसके कारण अरबों ने फिर दाहिर के साथ युद्ध करे थे, जिसमें दो तो असफल आक्रमण रहे और सफल आक्रमण था फिर मोहम्मद बिन कासिम का। इसके बाद हम दाहिर के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत, राजा दाहिर के बारे में, यानी कि सिंध का राजा था, सिंध का राजा। और जो इसका एक पुत्र है उसका नाम, और इसके पिता का नाम, इसका पिता का नाम था चचनाब और पुत्र का नाम था जयसिंह। जयसिंह। अब जो इसके पिता हैं चचनाब, इन्हीं के नाम पर एक बुक लिखी गई है जिसे हम चचनामा पुस्तक बोलते हैं। और इस पुस्तक में ही अरबों के आक्रमण के बारे में बताया गया है, जो कि किसने लिखी है? अली अहमद ने लिखी है। अली अहमद द्वारा चचनामा पुस्तक लिखी गई है, जिसके अंदर अरबों के आक्रमण के बारे में बताया गया है। और अरबों के आक्रमण के बारे में जब आक्रमण हुआ था तो उसी के बारे में उसकी मृत्यु भी बता रखी है मोहम्मद बिन कासिम की। किसके अंदर? चचनामा पुस्तक के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में बता रखे है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक बार कि जब ये आक्रमण हुए, इन आक्रमणों से, अरबों के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़े? भारत पर प्रभाव क्या क्या सीखा हमने अरबों से? जैसे कि ऊंट पालना। ऊंट पालना हमने कहां से सीखा है? अरबों के द्वारा सीखा गया है। और मानसून का ज्ञान, मानसून का जो ज्ञान प्राप्त हुआ हमें वो भी अरबों के द्वारा। मानचित्र कला, मानचित्र
कला की भी किसकी देन है? अरबियों की देन है, अरबियों की देन है। इसके अलावा और क्या चीज है? खजूर की खेती, खजूर की जो खेती है वो भी कहां से सीखी है? अरबों के द्वारा सीखी गई है। और सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जो जजिया लगाया था वो किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। यानी कि अरबों के द्वारा ही जजिया कर स्टार्ट किया गया था। अरबों के द्वारा, यानी कासिम ने सबसे पहले जजिया लगाया था। जजिया का मतलब क्या होता है? ये टैक्स हुआ है, और जो कौन सा टैक्स हुआ है? जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला जो टैक्स होगा उसे बोलते हैं जजिया कर। इसके अलावा हिंदी शब्द का प्रयोग भी कहां से हुआ है? हिंदी शब्द का प्रयोग भी अरबों के प्रभाव से ही हुआ है, यानी कि अरबों के द्वारा ही दिया गया है। ये तो था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का कोई हरियाणा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन बस ये जो बेसिक बात थी हमने जो डिस्कस करने वाली थी, करनी जरूरी थी, वो हमने छोटी मोटी बातें डिस्कस कर ली। इसके बाद मोहम्मद जो गजनवी है, उसके बाद ये तो 700 के आसपास का युद्ध था, 711 से, लेकिन 712 के अंदर युद्ध हुआ था। उसके बाद जो खलीफा थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी थी। लेकिन उसके बाद भारत के अंदर है ना कुछ संगठन बने राजाओं के, जिन्होंने 300 सालों तक विदेशी आक्रमण को रोक के रखा था। यानी कि फिर 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास के युद्ध होंगे, जब कौन युद्ध करेगा? मोहम्मद गजनवी युद्ध करेगा। तो हम मोहम्मद गजनवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। मोहम्मद गजनवी कौन था? एक तुर्क आक्रमणकारी था, मोहम्मद महमूद, लिखो महमूद गजनवी। कहां का शासक था ये? गजनी देश का। गजनी कहां? अफगानिस्तान में। यानी कि गजनी का शासक था, गजनी का शासक, और गजनी वंश से ही संबंधित था। गजनी वंश का संस्थापक, वंश से था, ऐसे लिखो। और गजनी वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक यहां लिखना है। गजनी वंश का संस्थापक था जो, वो था अलपतगीन, अलपतगीन गजनी वंश का संस्थापक था। और इसी का दामाद था सबुकतगीन। और सबुकतगीन पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। सबुकतगीन पहला, वो अरब थे, ये तुर्क थे, पहला तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया। कौन था वो? सबुकतगीन था। और जब भारत पर आक्रमण कराया उस टाइम पे भारत पर राजा कौन था? जिस टाइम पे जयपाल के साथ इसने युद्ध कराया, ठीक है। इसके अलावा भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला, क्योंकि शासक कौन था? सबुकतगीन कहलाऊंगा। और सबुकतगीन का बेटा था, एक था, दो बेटे थे इसके, इस्माइल शासक रहा इसके बाद। लेकिन सबुकतगीन के बाद इस्माइल शासक बनता है। लेकिन जो इसी का दूसरा बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी, लेकिन महमूद गजनवी अपने ही भाई को मारकर गद्दी पर बैठता है, यानी कि शासक बनता है। अब महमूद गजनवी को एक बारे में एक बात कही थी, यानी कि जब ये आक्रमण कराया करता तो इसने एक बात कही थी खलीफा तक, अगर मुझे उपाधि दी जाए तो मैं भारत पर हर साल आक्रमण करूंगा। यानी कि अगर इसके बारे में एक बात की जाओ ना कि इसने 17 बार भारत पर आक्रमण कराया था, क्योंकि इसने जो खलीफा थे, खलीफा से कही थी कि मेरे को एक सुल्तान की उपाधि दी जाओ, अगर वो मेरे को उपाधि दी जाओगी तो मैं हारूं चाहे जीतूं, मैं हर साल भारत के ऊपर आक्रमण करूंगा। तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण करे गए थे? तो 17 बार आक्रमण करे गए थे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम महमूद गजनवी के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक था, गजनवी शासक। इसका पुत्र था, सबुकतगीन का पुत्र था।
और महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 971 में एडी में। और शासन सुल्तान यानी कि महमूद गजनवी पहले शासक थे जिसे सुल्तान माना गया, जिसे सुल्तान माना गया। जो इसका पहला आक्रमण था वो कब था? 1000 में पेशावर पर, 1000 ईस्वी में पेशावर पर। पेशावर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, जो कि इसका पहला आक्रमण था। इसके अलावा जो मोटे मोटे हैं, 1025 में इसने किस पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि गुजरात पे है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में, जो कि कौन सा आक्रमण था? इसका 16वां आक्रमण था। अब हरियाणा के रिस्पेक्ट में मोहम्मद गजनवी से क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था कुरुक्षेत्र में, जो थानेसर कुरुक्षेत्र में है। यहां से हमारी हरियाणा जी किस क्वेश्चन बनाते हैं? थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1009 व 1014 में गजनवी ने थानेसर पर थानेसर पर आक्रमण किया, इसलिए थानेसर पर आक्रमण किए थे। और यहां से इसने क्या, कौन सी मूर्ति तोड़ी थी? चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी। चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी, यानी कि चक्कर स्वामी मूर्ति किसकी मूर्ति है? वह विष्णु की मूर्ति है। और इसने जब मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट कराया तब इसे क्या कहा गया था? मूर्ति भंजक कहा था। मूर्ति तोड़ी गई और मूर्ति तोड़ने के बाद ही इसे, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, मूर्ति तोड़ने के कारण इसे क्या कहा गया? मूर्ति भंजक कहा गया। ठीक है, यानी कि गजनवी ने 17 बार आक्रमण करे थे भारत पर, जिस पर पहला आक्रमण तो 1000 ईस्वी में था और 1025 में उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, जो कि गुजरात में है। इसके अलावा थानेसर पर की बात करूं तो थानेसर पर 1009 और 1014 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। और गुजरात में जब वो सोमनाथ का मंदिर था, वह चीज बतानी भूल गया कि भीम प्रथम का शासक था, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित है। इसके अलावा जब 1027 में इसकी मृत्यु हुआ है तो किसके साथ अंतिम आक्रमण हुआ? इसका अंतिम आक्रमण खोखर जाटों के खिलाफ होता है, खोखर जाटों के खिलाफ। उसके बाद 1027 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, साथ में गाजी व सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, गाजी व सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। बस इतना इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा से रिलेटेड हमें पढ़ना चाहिए, तो इतना याद रखना है। अब गजनी वंश का जो अंतिम शासक है वो देख लो इसके बारे में। गजनी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? अंतिम शासक वो है मलिक खुशक। मलिक खुशक गजनी वंश का अंतिम शासक है, जिसे कौन मार देता है? इसको मलिक खुशक को मोहम्मद गोरी मार देता है, यानी कि मोहम्मद गोरी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और मोहम्मद गोरी जब इसकी हत्या कर देता है तो फिर अगला शासक कौन बनता है? मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी से रिलेटेड बनेंगे हरियाणा के अंदर क्वेश्चन, जैसे कि तराइन का युद्ध होगा वो मोहम्मद गोरी के द्वारा होगा। इसके साथ साथ अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोहम्मद गोरी। वास्तविक नाम की मैं बात करूं कि इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था शिहाबुद्दीन। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम था जो था शिहाबुद्दीन। इसका जन्म कब हुआ था? 1149 एडी में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु इसकी 1206 में हो जाएगी। इसी की मृत्यु के बाद फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी
जो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज हम सिर्फ मोहम्मद गोरी तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद एक दिल्ली सल्तनत की पूरी क्लास होगी। ठीक है, एक ही क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे। तो इसके बारे में याद रखना है कि इसका जन्म 1149 में और मृत्यु इसकी 1206 में। इसका भी भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? प्रथम आक्रमण भारत पर मोहम्मद गोरी का कब हुआ था? वो हुआ था 1175 में। कहां पर? मुल्तान पर। और किसके खिलाफ हुआ था? करमाथी मुसलमानों पर। करमाथी मुसलमानों पर प्रथम आक्रमण था मोहम्मद गोरी का 1175 में। उसके बाद 1178 में यह आक्रमण करता है भीम द्वितीय से युद्ध करता, जिसमें गोरी हार जाता है। अब जब ये गोरी हार गया तो इसने अपना जो युद्ध करने का जो अपना रास्ता डिसाइड कर रखा था वो अपना रास्ता बदल लेता है। फिर इसके बाद 1178 में तो हारने के बाद 79 में सिंध व कश्मीर पर आक्रमण करता है और वहां पर अपना अधिकार कर लेता है। इसी में एक याद रखना, 1189 में बठिंडा पर आक्रमण कराया था। उस टाइम पे तबर हिंद, गलत लिख दिया एक बार, तबर हिंद ब्रैकेट में लिख लियो बठिंडा पर आक्रमण कराया था इसने मोहम्मद गोरी। ये चीज थी। इसके बाद अब हरियाणा में एंट्री हो जाएगी, यानी कि 1191 में, जो कि तराइन का युद्ध बोला जाता है इसे। तराइन का प्रथम युद्ध जो किस किस के बीच में हुआ है? गोरी के बीच में वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें विजयी कौन रहा होगा? तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहेगा। ठीक है, तराइन कहां पर है? हरियाणा के अंदर। रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो तराइन करनाल में है, जिसका अब वर्तमान में नाम तरावंडी कर दिया गया है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान की ओर से और किसने साथ दिया था? प्लस में याद रख लेना इसको, गोविंद राय ने साथ दिया था, जो कि आसी से थे। ठीक है, इसके अलावा 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। दूसरा युद्ध ये किस किस के बीच में होता है? गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गोरी जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद 1206 में तो मैंने बताया था कि 1206 में किसकी मृत्यु हो जाए है? गोरी की मृत्यु हो जाती है। गोरी की मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक दो जो पॉइंट है अलग से नोट कर लेना कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा उसके बाद तराइन के तीसरे युद्ध की बात करेंगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक दो चीज लिख लो यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान द्वारा गोहाना नामक शहर यानी शहर बसाया गया था, इसके द्वारा बसाया गया था। और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही 12वीं शताब्दी में आसी किले का निर्माण करवाया गया था। आसी किले का निर्माण करवाया गया था। आसी किले का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे आसीरगढ़ किले में जो आसी का किला निर्माण करवाया था। तो आसीगढ़ किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री किसने लगवाई थी? तलवार बनाने की जो फैक्ट्री है वो किसने लगवाई थी?
वो अनंगपाल के पुत्र, अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने, द्रुपद ने लगाई थी। इसीलिए आसिया किले को, इसको क्या कहा जाता है, तलवारों का किला भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसके साथ साथ ही पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, ये दरबारी कवि कौन है, वो है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने क्या लिखी थी, पृथ्वीराज रासो लिखी थी, इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वीराज के साथ साथ ही हम एक दो चीज और लिख लेंगे अस्सी से संबंधित, याद आ गया हमें। जो अस्सी का युद्ध है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1193 में। किस किस के बीच, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो नाम आएगा आगे, वर्सेस जाटवान मलिक के बीच, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक विजयी रहा था। यानी कि अस्सी का युद्ध, अस्सी का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। उसमें तलवारों की बनाने की फैक्ट्री किसने लगवाई थी, अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने। इसीलिए उसको फिर तलवारों का किला कहा जाता है। और फिर अस्सी से संबंधित युद्ध पूछ लिया जाए तो अस्सी का जो युद्ध है वो 1193 में हुआ था। किस किस के बीच, कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच में हुआ था। सनवाई चल रहे हम यहाँ पे। इसके बाद चंदावर का युद्ध, चंदावर का जो युद्ध है वो कब हुआ था, 1194 में। किस किस के बीच में हुआ था, गोरी और राजा जयचंद के बीच, जयचंद के बीच हुआ था। एक बार साइड में मैं थोड़ा बता दूंगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1193 में अस्सी का युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध। ठीक है, ये चीज सीरियल वाइज याद रखनी है आपको, चंदावर का युद्ध। इसके साथ साथ ही तराइन का तीसरा युद्ध की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर गोरी की तो मैंने मृत्यु तो बताई दी, 1206 में हुई थी, लेकिन उससे पहला चंदावर का युद्ध भी 1194 में हुआ था। ठीक है, वो ये सिर्फ सीरियल वाइज लिखवाने के लिए बताया गया है। और गोरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही उनकी मृत्यु की गई थी। किसके द्वारा, शब्द भेदी बाण छोड़कर गोरी की हत्या की गई थी। लेकिन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले पहले तराइन का युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। दो हमने डिस्कस कर लिए। तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1215 में। और किस किस के बीच में हुआ था, इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज के बीच में, जिसमें विजयी कौन आया था, इल्तुतमिश विजयी हुआ था। और कौन थे, यल्दौज कौन था, यल्दौज था, यल्दौज और एक नाम और लिख लो इसके साथ साथ, कुबाचा। यल्दौज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, साथ में लिख लो, मोहम्मद गोरी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, देहलीवाड़, देहलीवाड़ कहा जाता है। ठीक है, जिन पर क्या लिखा था, चित्र कौन कौन से, एक तो लक्ष्मी माता का कलमा भी लिखा था इस पर, और एक साइड था लक्ष्मी माता का चित्र था। यानी एक साइड कलमा और एक साइड लक्ष्मी माता का चित्र था। ठीक है, गोरी का कोई पुत्र नहीं था। उसके साथ साथ एक चीज और लिखो, गोरी का कोई पुत्र तो था नहीं, लेकिन जो उसकी विरासत थी वो किस किस के बीच में बटी थी। यहां लिखो, गोरी का पुत्र नहीं था, लेकिन उसकी विरासत किस किस के बीच में बटी। पहला क्वेश्चन वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को कहां का शासक मिला था, दिल्ली प्लस
अजमेर का शासक मिला। उसके अलावा यलदोज जो मैंने अभी बताया था, तराइन का तीसरा युद्ध में भाग ले हुआ है, जो कि ऐबक का ससुर था यू। ठीक है। कुबाचा जो कि सिंध का शासक मिला है, जो कि ऐबक का जीजा था, ऐबक का जीजा। उसके बाद चौथा है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो कि बंगाल और बिहार का शासक ले, बंगाल प्लस बिहार का क्षेत्र का शासक बना। ठीक है। तो यहाँ तो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ एक दो चीज और रहती है, जो मैं सन वाइज सिर्फ हरियाणा में उस टाइम पर कौन शासक था, यानी कि अगर मैं शासकों की बात करूं तो यहाँ पे लिखो एक बार 1139 में हरियाणा का शासन हरियाणा का शासन किसका हाथ में था? अरुणराज चौहान। इसके साथ साथ 1151 में हरियाणा पर शासन किसका था? विग्रह राज चौहान चतुर्थ का शासन था, चौहान वंश था। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उस टाइम पर शासन कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। इसके साथ साथ एक दो चीज और बता दें। 11वीं शताब्दी में एक चीज रहेगी, 11वीं शताब्दी में जो थानेसर है, दोबारा लिख देता हूं, थानेसर की यात्रा करी थी। थानेसर की यात्रा किसने करी थी? अलबरूनी ने। अलबरूनी। अब अलबरूनी कौन था? अलबरूनी था एक लेखक था, जो कि किसका समकालीन था? मोहम्मद गोरी का आया पृथ्वी अलबरूनी मोहम्मद गजनवी का शासक था। गजनी के समकालीन था, गजनी के समकालीन था। और इसने क्या करा था? पुराणों का अध्ययन कराया था, पुराणों का अध्ययन कराया था। गजनवी का टाइम का था वो, यानी कि गजनवी के समय लेखक था जिसने पुराणों का अध्ययन कराया था, अध्ययन किया। और इसकी एक बुक भी है, इस बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद, इसकी पुस्तक है। ठीक है। ये की पॉइंट रह गए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में थानेसर की यात्रा करी थी अलबरूनी ने, जो कि गजनवी के समय का लेखक था, जिसने पुराणों का अध्ययन कराया था। तो ये उज्बेकिस्तान थे, उज्बेकिस्तान से था ये। ठीक है। और इसने बुक कौन सी लिखी थी? किताब उल हिंद बुक लिखी थी। ठीक है। बस यहां से कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और है, देख लिया मैंने। 11वीं शताब्दी में जहां से पूछा जा सकता है कि 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसिद्ध शासक था जिसका दीपल हर, जो कि सोनीपत का था। ठीक है। यानी कि 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध शासक दीपल हर हैं, जो कि सोनीपत से संबंध रखते हैं हमसे। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान भी करनाल में तराइन का युद्ध हुआ था, करनाल से संबंधित है, आसी का किला बनवाया था उन्होंने। ठीक है। तो यहां से कंप्लीट होता है हमारा मध्यकालीन इतिहास, और इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर लिया, जो हरियाणा से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अगली क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक कर दें। थैंक यू भाई।